तो सभी लोग ध्यान देंगे, जैसा कल हम बता रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति है। आज एक ऐसे हम सूत्र का निगमन करना चाह रहे हैं, जैसे एक तो हम बताए थे वैद्युत क्षेत्र E = 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू ये था 2p/r³, ये बताया गया था अक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में ये था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र था जिसका आज भी हमें पता करना है, एक दूसरे सूत्र द्वारा इसका निगमन करना है। और निरक्षीय स्थिति में सूत्र का पता हम किए थे, व्यंजक सिद्ध किए थे। निरक्षीय स्थिति में E = 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू p/r³ बताया गया था। एक ऐसा हमें व्यापक फार्मूला सिद्ध करना है कि इस सूत्र का भी पता चल जाए और इसका भी पता चल जाए, एक ऐसे फार्मूले का हमें निगमन करना है। अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर न तो निरक्षीय स्थिति होगी न अक्षीय स्थिति होगी, कोई भी बिंदु कहीं हम लेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जैसा कल हम बता रहे थे, कल बताया गया था दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। उसमें आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में देखे थे तुम लोग। आज ध्यान देंगे किसी भी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ध्यान देना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसा कि हम कल बता रहे थे कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इसमें जो ये आवेश होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होते, एक दूसरे से अल्प दूरी, अति सूक्ष्म दूरी होती है 2l, जो एंगस्ट्रॉम में होती है। तो इसका हम मान ले रहे हैं कि मध्य बिंदु है ये O है, और यहाँ से जो किसी भी स्थिति में मतलब थीटा एंगल बनाता हुआ एक हम रेखा खींचेंगे, ये थीटा एंगल है, और यहाँ एक बिंदु P ले रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बिंदु P न तो अक्षीय स्थिति में है और न ही निरक्षीय स्थिति में है। इस बिंदु P को यदि हम थीटा बराबर 0 कर दें, यदि थीटा = 0 कर दें, तो बिंदु P कहाँ आ जाएगा, अक्षीय स्थिति में आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये थीटा एंगल यदि 0 हुआ तो बिल्कुल अक्षीय स्थिति होगी। हमें एक ऐसे सूत्र का निगमन करना है जिसमें थीटा = 0 करेंगे तो वो अक्षीय स्थिति हो जाएगी। यदि इसी थीटा का मान 90 डिग्री कर दें तो वह बिंदु किस स्थिति में पहुंच जाएगा, तो निरक्षीय स्थिति में पहुंच जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में थीटा = 90 डिग्री रखकर हम सूत्र का पता जब करेंगे तो कल जो हम निगमन किए थे फार्मूला अवश्य आ जाना चाहिए। तो देखो, मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का हमें पता करना है। तो E का हमें पता यहाँ करना है, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है E का मान क्या होगा इसका पता करना। अब देखो, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका आघूर्ण तो जानते हो P बताया गया था, Q × 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हम बताए थे कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P है वेक्टर है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये P के साथ यह जो R है कितने एंगल पर है, तो थीटा एंगल पर है। तो अब ये तो है वेक्टर, देख रहे हैं वेक्टर है। थीटा के लिए ध्यान देना, जिस वेक्टर को वियोजित करना होता है उसके मुआराग्र से, उसके हेड से सम्मुख अक्षों पर क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। तो यहाँ से जब लंब डालेंगे तो चूंकि देख रहे हैं कि इसमें एक आधार और कण की बात आएगी थीटा के लिए, तो यह जो होगा P का एक अवयव होगा, एक घटक होगा, और चूंकि आधार और कण की बात आ रही इसलिए होगा P cos थीटा। ये हो जाएगा P cos थीटा, हुआ P cos थीटा।
और पी कॉस थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा उसको हम मान लेंगे यहाँ E1 मानेंगे, ध्यान देंगे E1। अब बता सकते हैं कि बिंदुओं से ओपी जो रेखा है उसके ठीक अनुदिश E1 लिया गया है, जो कि अवयव है पी कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा लेंगे तो बिंदु P पर E1 अक्षीय स्थिति हो जाएगी। ध्यान देंगे बिंदु P पर अवयव P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र, अवयव P cos थीटा के कारण, P के कारण नहीं, P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना गया है कि E1 है। तो यह E1 इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि अक्षीय स्थिति है वहां। P cos थीटा, देखो P cos थीटा और P एकदम सीधी सरल लिखा जा रही है, इसलिए P cos थीटा के कारण जो E1 उत्पन्न हो रहा है वो अक्षीय स्थिति होगी। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के, और अक्षीय स्थिति में तो 2P तुम लोगों को बताया गया है cos थीटा अपान r³। ये कल हम बताए थे अक्षीय स्थिति में। लेकिन ये मत समझ लेना कि कहाँ से cos थीटा आ गया। cos थीटा जो देख रहे हैं थीटा एंगल पर रखा गया है, तो P को हम उसके अनुदिश ले गए हैं। तो P का एक अवयव लिया गया है जो P cos थीटा है, और ठीक OP के अनुदिश है वो, इसलिए उसको हम अक्षीय स्थिति मान ले रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, OP के साथ ये जो देख रहे हो ये ठीक लंबवत है OP के साथ। OP के साथ जब लंबवत है तो ये घटक लेंगे, और ये घटक जो होगा, ये जो घटक होगा ये होगा P और साइन थीटा होगा। और चूंकि निरक्षीय स्थिति में जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव था आघूर्ण में, ऐसे हम कर दिए थे तो वो अक्षीय स्थिति नहीं थी, वो निरक्षीय स्थिति थी। तो देखो OP और ये ठीक एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए ये घटक होगा P साइन थीटा। तो P साइन थीटा मतलब निरक्षीय स्थिति में ध्यान देंगे। बिंदु P पर थोड़ा ध्यान देंगे, बिंदु P पर जो होगा E2 की दिशा ये होगी, और इनका परिणामी ये होगा E, परिणामी होगा E, और ये फाई एंगल मान लेंगे E1 के साथ परिणामी E के बीच एंगल फाई बन रहा है। तो देखो बिंदु P पर अवयव कौन सा, अवयव P को साइन थीटा के कारण, अवयव P साइन थीटा के कारण, P साइन थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसको यहाँ हम E2 से माने, और E2 बराबर देखो निरक्षीय स्थिति में हम कल बताए थे कि वहां 2P नहीं होगा, केवल P होगा। तो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू ये हुआ P साइन थीटा अपान r³। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये E1 और E2 परस्पर लंबवत हैं। E1 E2 क्या है, परस्पर लंबवत हैं, इसलिए इनका हम परिणामी लेंगे। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण, न कि अवयव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, चूंकि लंबवत है इसलिए अंडररूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। जानते हैं दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का परिणामी उनके वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए E बराबर हम लिख दिए अंडररूट। इसमें देखो E1 E2 का जब स्क्वायर करोगे तो E1 E2 के स्क्वायर में थोड़ा ध्यान देंगे, वर्ग स्क्वायर भी अंडररूट भी है। अब देखो इसमें कॉमन क्या होगा, ये तो देख रहे हैं कॉमन है दोनों में, P/r³ भी कॉमन है, स्क्वायर अंडररूट मतलब सीधे बाहर। तो बाहर किसको हम करेंगे, जो कॉमन है उसको बाहर कर दो, स्क्वायर करके बाहर करेंगे तो अंडररूट है सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो जाएगा।
और इसका जब स्क्वायर हुआ है तो पी स्क्वायर का वर्गमूल पी बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 दूना 4 तो होगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं है इसलिए उसको हम कॉमन नहीं लेंगे, उसको अंडर रूट में ही रहने देंगे। तो पी अपान आर क्यूब है, वहां भी आर क्यूब, तो आर पावर 6 होगा स्क्वायर करने पर, वर्गमूल लेंगे फिर आर क्यूब बाहर होगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गया। अब अंडर रूट में क्या बचा, तो अंडर रूट में बचा यहाँ 2 का वर्ग किए तो कितना, तो 4, आकाश का स्क्वायर होगा काश स्क्वायर थीटा, प्लस से और साइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें सर्व समीकरण हम लगाना चाहेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि 4 काश स्क्वायर थीटा है, और सर्व समीकरण जो होती है तुम लोगों को जूनियर कक्षा में बताया गया होगा, क्योंकि काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बताया गया होगा, जूनियर कक्षा में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ 4 काश स्क्वायर थीटा है, तो क्या करें कि वो काश स्क्वायर थीटा हो जाए, क्या करें यहाँ, अरे 4 है काश स्क्वायर थीटा, तो 3 काश स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा तो हम कर सकते हैं, वही काम करने जा रहे हैं। तो इक्वल्स टू ये होगा 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू पी अपान आर क्यूब, और अंडर रूट इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे काम चलाने के लिए। तो ये 4 है तो क्या करेंगे, 3 काश स्क्वायर थीटा एक जगह लिख देते हैं, एक जगह लिख देंगे काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ यहाँ सर्व समीकरण तो लग जाएगा ना, यहाँ उसके जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इक्वल्स टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इंटू पी अपान आर क्यूब अंडर रूट, यहाँ होगा 3 काश स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसके जगह पर सर्व समीकरण 1। यही हुआ किसी भी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला हुआ। अब अपने हम ये जो सूत्र लाए हैं सिद्ध करके, इसकी सत्यता की जांच करना चाह रहे हैं कि ये कहाँ तक सत्य है, तो थोड़ा देखा जाए कि सत्य है कि असत्य है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो थीटा है यदि 0 करेंगे तो हो जाएगा अक्षीय स्थिति, तो ध्यान दो, यदि ध्यान देना है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अर्थात अक्षीय स्थिति, अर्थात स्थिति कौन होगी, तो अर्थात अक्षीय स्थिति, ये नंबर 1 है। अक्षीय स्थिति में ई बराबर तुम लोगों को सिद्ध हम करके बताया है 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इंटू वहां ध्यान दो पी अपान आर क्यूब, पी अपान आर की घाते 3। तो पी अपान आर की घाते 3 जब करेंगे, पी अपान आर की घाते 3 अंडर रूट, अंडर रूट थोड़ा ध्यान दो, वहां काश थीटा क्या होगा, 0 होगा ना, काश 0 तो उसका मान हो जाता है 1, स्क्वायर करोगे तब भी 1 होगा, तो 3 का में 3 बचा प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 + 1 लिख दें तो सभी लोग तो समझ ही जाएंगे। अब ये नहीं कोई कहेगा कि काश स्क्वायर था कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तो काश 0 होता है 1, स्क्वायर हुआ मान हो गया 1, तो 3 + 1 जानते हैं कि 4 होगा, अंडर रूट 4 मतलब 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो हम लिख सकते हैं 2, मतलब ई बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपान आर की घाते 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये अक्षीय स्थिति में कल हम सिद्ध किए थे और इसके द्वारा भी आज हो गया। तो देखो ये फार्मूला यदि सही नहीं रहता तो उस सूत्र का निगमन नहीं आता। अब निरक्षीय स्थिति का भी हम थोड़ा पता करना चाह रहे हैं, तो निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ध्यान देंगे यदि ये दूसरा नंबर यहाँ लिख दे रहा है, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 तो हो गया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अर्थात कौन सी स्थिति, अर्थात निरक्षीय स्थिति, अर्थात यह है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में इक्वल्स टू ध्यान देंगे फार्मूला अभी हम सिद्ध किए हैं इक्वल्स टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 3 और ये काश स्क्वायर होगा 90 डिग्री प्लस 1। तो बताओ कि काश 90 का मान क्या होता है 0, और काश 90 जब 0 होगा तो 3 भी नहीं रहेगा वहाँ,
3 गुणे 0 वो भी 0 हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा। और 1 का वर्गमूल जानते ही हैं कि 1 होता है, इसलिए ई बराबर हो जाएगा 1/4 नॉट एप्सिलॉन के और इनटू P/r³। जैसा कि कल हम इस सूत्र का निगमन किए थे और बताए थे तुम लोगों को कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र होता है इतना, P/r³। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया गया, इसके द्वारा अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में भी सत्यापन हो गया। इसके बाद एक हेडिंग होगी और जो अंतिम हेडिंग है इस लेसन की, उसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। इसमें जितना न्यूमेरिकल दिया होगा सब लगा लेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे, बताया जाएगा। इसके बाद ध्यान देना है, इसमें देखो एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, उसको भी देख लो, थोड़ा विशेष ध्यान देकर देखना। बात है ओ फाई का, फाई नहीं देख रहे हो, परिणामी है ही ना, I1 देख रहे हैं, उसके बीच का एंगल फाई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या लेंगे। तो साइन और ये देख रहे हैं थीटा, थीटा के लिए ई तो हमें मालूम हो गया, ये इतना है, और E1 का भी मान देख रहे हो, तो अब उसके बीच जो एंगल बन रहा है फाई, तो थीटा के लिए एक भुजा आधार हो जाएगी, लंब डालेंगे कर्ण होगा, काश भी ले लेंगे या लंब बटे आधार लेंगे तो tan भी होगा, तो एंगल उससे अनुपात दिखाकर बता लेंगे, हो जाएगा। अब इसके बाद देखो लास्ट में हम बताना चाह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। अंतिम हेडिंग होगी लास्ट हेडिंग। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण लेसन की अंतिम हेडिंग है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, इसको सिद्ध करना है, ध्यान देंगे। अंतिम हेडिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान देना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण ध्यान देंगे। देखो इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत क्षेत्र भी तुम लोगों को हम बताए थे कि आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सी बलयुग्म की बात आ गई है, उसके आघूर्ण की बात आ गई है। तो बलयुग्म क्या होता है, तो बलों के ऐसे जोड़े को जिसमें बलों के परिमाण तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन उनकी जो क्रिया रेखाएं होती है एक दूसरे से भिन्न होती है, अलग अलग होती है, तब बलों के ऐसे जोड़े को कहा जाता है बलयुग्म। बलयुग्म का मतलब बलों के ऐसे जोड़े को जिनमें उनका परिमाण बराबर, दिशा विपरीत, और बलों की जो क्रिया रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उसको कहा जाता है बलयुग्म कहा जाता है। बात है आघूर्ण की, तो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे, अब बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणा करेंगे, गुणनफल होगा बलयुग्म का आघूर्ण। तो देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो दो आवेश हैं इसमें, समान परिमाण के और विपरीत नेचर वाले हैं। कहाँ रखे जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में रखे जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र में जब आवेश रखा जाता है तो वैद्युत बल लगता है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी एक समान है, आवेश भी एक ही है दोनों, इसलिए बल तो समान होंगे, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज वाला होगा और एक पॉजिटिव चार्ज वाला, इसलिए जो बल लगेंगे दिशा विपरीत हो जाएगी, और दिशा विपरीत, बलों के परिमाण समान, क्रिया रेखा एक दूसरे से भिन्न,
तो बलों के ऐसे युग्म को कहा जाता है बल युग्म। तो देखो इसमें समानांतर रेखाओं द्वारा हम एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखा रहे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है समांतर रेखाओं द्वारा एक समान वैद्युत क्षेत्र को देख रहा है, और इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है इसमें क्या रखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाएगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक पर जानते हैं -q आवेश और दूसरा जो चार्ज होता है +q चार्ज होता है। एक ए बी निकाय है, सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है। ए बी एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है, इसको कहा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। अब देखो इन आवेशों के बीच की दूरी को तो हम 2L बताए थे, अति सूक्ष्म दूरी होती है। इसमें देख रहे हैं कि -q चार्ज है, तो E तो यहाँ E होगा उतना ही E यहाँ भी होगा, समान आवेश समान वैद्युत क्षेत्र। तो इस पर जो बल लगेगा वह F इक्वल टू होगा, जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर वैद्युत बल लगता है, F इक्वल टू होता है Q इंटू E, वैद्युत क्षेत्र के कारण ये बल है। और यहाँ धनावेश तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा, F इक्वल टू हुआ ये भी हुआ Q इंटू E। अब ये देख रहे हैं कि ये कितने एंगल पर रखा गया है, ये थीटा के एंगल पर रखा गया है। नहीं, वैद्युत क्षेत्र E के साथ ये द्विध्रुव थीटा एंगल पर है। तो ये दो बल है, देख रहे हैं दो बल, ये परिमाण में बराबर है और इनकी जो दिशा है विपरीत है, और क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हैं। ये जो क्रिया रेखा अब यहाँ से शुरू होगी तो ये क्रिया रेखा यहाँ से, तो आघूर्ण की बात आएगी तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी से हमें मतलब है। तो अब यहाँ से इस पर लंबवत दूरी देखना है, तो लंबवत दूरी देखना है तो ए बी इसको हम ओ मान लेते हैं, तो लंबवत दूरी तो यही ओ बी हुआ कि नहीं हुआ। ये दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी ओ बी है जिसका हमें मान बताना है। तो थीटा के लिए भुजाएं क्या होगी, लंब होगी, और ये 90 डिग्री का एंगल है तो 2L भुजा कर्ण हो जाएगी। तो लंब और कर्ण का मतलब साइन, तो साइन का मतलब इसको हम ओबी को क्या लिख सकते हैं, 2L साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमें लंब से ही मतलब है 2L साइन थीटा। अब बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, दोनों बलों में से, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की, बलों की क्रिया रेखाओं, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच, बलों की क्रिया रेखाओं, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल युग्म का जो आघूर्ण हुआ टाउ, टाउ इक्वल्स टू हुआ दोनों बलों में से एक बल का परिमाण क्या है, तो Q इंटू ई, तो Q इंटू ई लिखा जाए, और लंबवत दूरी देख रहे हैं क्या है 2L साइन थीटा, तो यहाँ 2L साइन थीटा लिखा जाए, या टाउ इक्वल टू हुआ Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। देखो ये गुणा की संक्रिया है, क्रम बदलने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब Q इंटू 2L तो जान रहे हो क्या है, क्या है, तो P है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, चूंकि Q इंटू 2L बराबर P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का ये आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब बताओ कि Q इंटू 2L के जगह पर P तो हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, या टाउ इक्वल्स टू हुआ P ई साइन थीटा, ये फार्मूला हुआ एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म की आघूर्ण का, इसमें थीटा का मान यदि 0 कर दिया जाए तो देखो विशेष स्थितियां हैं। यदि थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 का मतलब थोड़ा ध्यान देंगे। थीटा बराबर 0 जब करेंगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव ठीक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो थीटा जब 0 करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव को रखा जाए, तब देखा जाए कि बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है कि नहीं। यहाँ जाओ तो ये जानते हो ना कि यदि थीटा इक्वल टू 0 तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 बराबर, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल्स 0 होता है। इसका मतलब निष्कर्ष निकला ये कि वैद्युत द्विध्रुव को यदि क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए तो उस पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा, ये दूसरा है नंबर, यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तब टाउ मैक्सिमम होगा। तब टाउ मैक्सिमम बराबर, ये देखो साइन 90 डिग्री 1 होगा, चूंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो इसलिए टाउ मैक्सिमम होगा और वो पीई के बराबर होगा, पीई के बराबर। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी इंटू ई। इसी के साथ आज लेसन कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाता है। इसमें जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन हल करके सॉल्व करेंगे, हल करके दिखाएंगे। जो नहीं आएगा पूछेंगे, बताया जाएगा और कल बताएंगे। देखो